तो वाईफाई लर्नर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण यानी ईवीएस सीटेट 2024 के लिए पढ़ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में कवर किए हैं जहां से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मेरा चौथा वीडियो है ईवीएस के ऊपर। आप सभी लोग शायद 3 वीडियो देख चुके होंगे, ये चौथा है। आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसे कि है क्रोटोन। क्रोटोन जो ये पौधा है, ये पौधा जो है क्रोटोन, ये जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देता है यानी सिग्नल देता है। जैसे कि जमीन के बाहर की दशा को बताता है यानी सिग्नल देता है। अगर क्रोटोन पौधा लगा हुआ है तो ये जमीन की दशा और दिशा को बताता है। जैसे कि सूख गया या फिर उसमें कोई वो आ रही है तो उससे ये मतलब पता लगाया जा सकता है कि जमीन में मतलब क्या प्रॉब्लम है, उर्वरता नहीं है, नमी नहीं है, ये सब चीजें जमीन के बारे में दशा दिशा देता है जो ये क्रोटोन पौधा है। उसके बाद आ जाते हैं जो क्रोटोन पौधों की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं, ठीक ध्यान रखिएगा, और झड़ने लगती हैं जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। यह एक प्रकार का सिग्नल होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है जड़ पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं और ह्यूमस उपलब्ध करवाती हैं। सब्जियों के बारे में देख लेते हैं। सब्जियां अधिकतर के फूल होती हैं, सब्जियों के अधिकतर फूल होते हैं। कुछ सब्जियां पौधों का फूल भी होती हैं, ठीक। सब्जियां अधिकतर के फूल होती हैं, कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अफ्रीका से। हरी मिर्च और टमाटर, आलू, अभी ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। हरी मिर्च सबसे ज्यादा ठंडी में मिलती है और सबसे ज्यादा इसकी पैदावार ठंडी में होती है, और टमाटर भी ठंडी में ही बहुत ज्यादा पैदा होता है, ठंडी के समय में ही, और जो आलू होता है वो भी नया ठंडी के समय में ही आता है। तो इस तीनों को कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये कहाँ से आया? साउथ अमेरिका से आया। पूछ लेता है कि कहाँ से कौन सी सब्जी आई, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं गोभी और मटर यूरोप से आए। कॉफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए। गोभी और मटर जो है, गोभी की सब्जी जब हम लोग बनाते तो उसमें मटर डाल देते, कितना स्वादिष्ट होता है। तो ये कहाँ से आया? यूरोप से आया। गोभी की सब्जी में मटर डाल के बनाते तो कितना स्वादिष्ट होता है, ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये यूरोप से आया। फिर जब स्वादिष्ट बन जाता है खाने के बाद मन करता है चलो घूम आए यूरोप, ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आई कॉफी, बीन्स और भिंडी। जो कॉफी है और बीन्स और भिंडी ये अफ्रीका से आए। कॉफी भी पी करके मन एकदम खुश हो जाता है। उसके बाद जो बीन्स है इसको भी खाने से बहुत फायदे होते हैं, और जो भिंडी है, भिंडी अक्सर लोगों को पसंद होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आई थी अफ्रीका से, ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो सोयाबीन है इसकी तो बात ही निराली है। सोयाबीन, इसके लास्ट में ना आ रहा है, चीन के भी लास्ट में ना ही आ रहा है। तो सोयाबीन को कनेक्ट कर लीजिए। सोयाबीन आई चीन से, सोयाबीन आई चीन से। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं केचुए के बारे में। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जो केचुए होते हैं आप सभी लोग देखे होंगे, ज्यादातर ये लोग बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे केचुआ होता है वहां की मिट्टी एकदम वैसी होती है, मुलायम जैसी होती है, या ऐसी होती है उभरी उभरी टाइप की ना। तो जो गांव से होंगे वो अक्सर देखे होंगे, मैंने तो खास करके देखा है। बाकी आप लोग देखे हैं कि नहीं जरूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि संडे को ये जो सीटेट है, सीटेट का मॉक टेस्ट संडे को रखा जाएगा ईवीएस का। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें प्रतिभाग करिएगा। लाइव क्लास में मॉक टेस्ट में करवाऊंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आइएगा और सारी क्लासें आप सभी लोग देख डालिएगा। बाकी मेरा यही एक उद्देश्य है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, मेरा क्या लेकर के जाओगे। लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो बता देती हूँ आप सभी लोगों को। अगर आप सभी लोगों को करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, मार तो सकती नहीं। अब डिजिटल तरीके से ऑफलाइन में होता तो फिर मैं पनिशमेंट भी कर सकती थी।
लेकिन खैर ऐसा मत सोचिए आप सभी लोग, मैं पनिश नहीं करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। उसके बाद आ जाते देख लेते, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते स्थानांतरित खेती या फिर इसे झूम खेती कहते हैं। जो स्थानांतरित खेती होती है इसको झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित खेती को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। 3 नाम है, देख लीजिएगा, गलती मत करके आइएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो जो मेरी क्लास से तैयारी कर रहा है उसके तो मिनिमम 110 नंबर तो बनने चाहिए। मैक्सिमम का मुझसे नहीं पता, मैक्सिमम आप 150 भी ला सकते हैं, मिनिमम 110 टारगेट बना के चलिए। उसके बाद आ जाते हैं झूम खेती। झूम खेती ये मिजोरम में होती है। झूम या फिर इसको स्थानांतरित खेती कह सकते हैं या फिर इसको जनजाति कृषि भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। जो मिजोरम की मुख्य फसल है वो चावल है। उसके बाद मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। जो मिजोरम के लोग होते हैं उसमें से 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ खेतों की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है मिजोरम में। ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट आप सभी लोग केयरफुल्ली पढ़िएगा, क्योंकि जब वहां पे 4 ऑप्शन दे देंगे ना तो फिर वहीं आप लोग गलत करके चले आएंगे। ठीक, और ये गलती आप सभी लोगों को बिल्कुल 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 नहीं करनी है। मेरी क्लास लेने के बाद भी गलती करो ये तो इम्पॉसिबल है यार। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मीजो। मिजोरम, इसके आगे मीजो है। मीजो मिजोरम, मीजो मीजो मिजोरम, मीजो मिजोरम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसी 1 टिन को जमीन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे कुडुक। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। और एक चीज और मैं बता दूं, जब मैं पहली बार सीटेट का एग्जाम दी थी तो मेरे सीटेट के एग्जाम में यही मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था और मेरी दोस्त का जस्ट मेरे बाद था। जब मैंने पेपर दिया था पहली बार तब ये ऑनलाइन पेपर था और जब मेरा पहले ही दिन पड़ गया था। 16 जनवरी से स्टार्ट था पेपर और पहले ही दिन मेरा पड़ गया था। 16 जनवरी या 16 दिसंबर था, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन 16 तो याद है, मंथ नहीं याद है। तो पहले दिन मेरा पेपर पड़ गया था और मैं ऐसे ही चली गई थी देने। उसके बाद मैं वहां पे गई देने के लिए। मैंने तो सब कुछ मतलब ऐसा था कि अब पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन फिर भी इतना नॉलेज था तो वहां पे बैठ गई तो देने लगी, दे ली। और ये पूछा गया था तो इसको मैंने गलत कर दिया था क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था। उसके बाद मैं आई, उसके बाद मेरी दोस्त से तुरंत बात हुई, मैंने अपने दोस्त को बताया कि कुडुक आया था और फिर मैंने बाद में नेट पे सर्च किया तो उसने पढ़ लिया कि हाँ ये कुडुक झारखंड में होता है, इसको जंगल को तोरांग कहते हैं, ये सब चीजें। फिर जब वो गई पेपर देने, उसका शायद 25 को था ऐसे कुछ, वो गई पेपर देने, सेम क्वेश्चन उसके पेपर में आ गया था और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे क्वेश्चन सही हो गए। तो ये वाला आप सभी लोग गलती मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उसके बाद ये याद हो गया और बहुत अच्छा भी लगता है। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। ठीक, जंगल से कुछ तोड़ने जाओगे तो ऐसे कनेक्ट कर लेना, तोरांग कहते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। ठीक, ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाते हैं बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जो बेलवनिका गांव है वो कर्नाटक में है। ठीक, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में भी आ रहा है क और न, और जो वेलवनिका है इसमें भी क और न आ रहा है। इस चीज से थोड़ा वो कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसमें ये पूछ लेता है कि प्याज का काम प्याज कब उगाया जाता है। उसके बाद आप सभी लोगों को एक और मतलब इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। मैं समझ सकती हूँ आप सभी लोगों को लगेगा टाइम जा रहा है ऐसे वैसे, लेकिन थोड़ा आप सभी लोगों को ना एक अच्छी चीज बताती हूँ। ये जो प्याज है इससे भी मेरा रिलेशन है। क्यों?
क्योंकि पता है जब सेकंड बार मैंने सीटेट, फर्स्ट बार में मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद मैं बीएड के थ्रू तब दी थी। उसके बाद मैं बाद में बीटीसी के थ्रू गई देने, ठीक जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था तभी मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, मैं गई थी देने। तो उसमें प्याज से रिलेटेड पूछ लिया था। और पता है प्याज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा था? प्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि उसमें क्रम दे दिया था कि पहले प्याज को, मतलब प्याज बोने के लिए पहले खेत को साफ करते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो गिरे नहीं होते हैं कि पत्ते होते, ये सब चीजें उससे हटाते हैं पहले, या फिर मतलब ऐसे क्रम वाइज दे दिया था। फिर उसको मतलब खेत को जुतवाते हैं, जुताई होती है खेत की, फिर उसमें प्याज लगाते हैं, फिर प्याज को निकालते हैं, पहले प्याज सूख जाती, ऐसे करके सब दे दिया था क्रम में लगाने के लिए। और देखिए पता है मैंने क्या किया कि मेरे गांव में जिस तरह से होता है मैंने उस तरह से कनेक्ट करके लगाया, लेकिन मेरा पता नहीं क्या हुआ कि उसमें मेरा गलत हो गया था जब मतलब वो आया था। तो आप सभी लोग मतलब अपने थोड़ा सेंस गांव का मत लगा दीजिएगा, पढ़ करके जाइएगा, ये मेरा कहने का मकसद था। और मैं तो गांव में भी रही हूँ, तो मैंने ये सब चीजें देखी थी, तो मैंने वही सेंस लगा करके उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि समय पर प्याज न काटी जाए तो वह जमीन के अंदर सड़, ये चीज तो आप लोग सेंस कर ही सकते हैं कि समय पर प्याज ना काटी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ने लगती है। अगर जमीन के अंदर से खोद करके बाहर न निकाली जाए तो वो सड़ने लगती है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि खर पतवार, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिन्हें खर पतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेगी और फसल कम होगी। आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जैसे जब खेतों की जुताई होती है फिर उसमें जो खर पतवार रहते हैं वो सब निकालने के बाद ही उसमें प्याज, लहसुन या फिर कोई वो मतलब जैसे कि हरी सब्जी या कुछ भी लगाना हो तभी लोग लगाते हैं, नहीं तो फिर वो मतलब ऐसा होता है कि उसमें उसकी वृद्धि में कमी आ जाती है और चीजों मतलब दिक्कत होती है अगर उसमें खरपतवार रहते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है होलकुंडी, गांव कर्नाटक में है, बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलकुंडी गांव में है। ठीक, ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाते हैं कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। जो केचुआ है इसको किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? आप सभी लोगों के जो नए बच्चे होंगे उनके मन में ये डाउट होगा कि केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो केचुआ होता है वो मिट्टी को, मतलब ऐसे होता है कि जैसे नहीं मिट्टी को, अभी मैंने पहले पढ़ा है इसके कि वो खोद खोद करके नरम और मुलायम बना देता है, जिससे वो जो नाइट्रोजनीकरण का जो मतलब प्रक्रिया होता है वो होता रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं झूम खेती, देख लेते हैं झूम खेती। झूम खेती अपने आप में ही एक मतलब अर्थ निकल करके आ रहा है। झूम खेती कैसी होनी चाहिए आइए देख लेते हैं। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह बांसे या जंगल उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह जमीन में खाद का काम करती है। जो झूम खेती होती है, इनका कहना यह है कि जो भी उसमें पेड़ पौधे कुछ भी लगे होते हैं उसको काटते नहीं, उसको गिरा करके ऐसे जला देते हैं और खेत में ही छोड़ देते हैं। ठीक, जो कि वो खाद का रूप ले लेती है और इससे पैदावार अच्छी होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है कि गांव में कुछ और चीजें एक होती हैं जिसको बो करके और उसको जैसे एक फसल बो लिए उसके बाद दूसरी फसल उसमें नहीं बोते हैं, फिर वो पता नहीं क्या आता है उसको बो करके उसको छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप हो जाता है, उग जाता है, अपने आप सूख जाता है, उसको उसी में जुतवा देते हैं। इससे कहते हैं कि जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। ऐसा मैंने गांव में देखा है, मेरा ये मतलब एक एक्सपीरियंस रहा है इस चीज का भी। उसके बाद आ जाते देख लेते, ऐसे बता दूं गांव में भी रहने का एक अलग ही मजा और एक अलग ही अंदाज है। ये सब चीजें बताओ नेचुरली देखने को मिलती है, तो बताइए आप पढ़ने पे क्या होता है कि बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। उसके बाद आ जाते जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं
फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। ठीक, उसके बाद एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मुख्य फसल चावल की ही होती है। उसके बाद है उधियु। उधियु जो है ये इम्पोर्टेंट बहुत है। क्या है इसकी क्या विशेषताएं, आइए देख लेते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ ये सर्दियां हैं, ये थोड़ा क्या बताएं आपको, मेरे टाइपिंग मास्टर जी टाइपिंग एरर कर देते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियु, जो गुजरात में उधियु का मतलब होता है उल्टा। ठीक, ध्यान रखिएगा। उधियु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही, छाछ भी ली जाती है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा जो उधियु है उसको किसके साथ खाया जाता है, उधियु कहाँ पे पकाया जाता है, उधियु का अर्थ क्या होता है, उधियु का अर्थ उल्टा होता है, उधियु के साथ क्या क्या खाया जाता है, मक्खन, दही, छाछ या और कुछ दे देगा तो उसमें से आप सभी लोगों को छांटना होगा क्या सही क्या गलत है। उसके बाद आ जाते हैं गांधीधाम स्टेशन गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी, चावल तथा मिठाई है। उसके बाद आ जाते देख लेते, वन ग्राम गुजरात में है, गांधीधाम अहमदाबाद में है, वालसाड़ भी गुजरात में है। उसके बाद देख लेते दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। उसके बाद गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर पाबंदी कैसी। ये तो सही बात गांधी जी बोल रहे थे, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर पाबंदी कैसी, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है तो उसे हमें बनाने में क्यों पाबंदी भाई, क्यों, आप कौन होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। उसके बाद आ जाते ग्रेगर जॉन मेंडल, ये सभी लोगों को पता होगा, देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म एक गरीब किसान 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई पौधे पर रिसर्च किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। उसके बाद आ जाता है मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे। बीज का रास्ता कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित है। उसके बाद देख लेते जंगल के बारे में। जंगल अधिकार कानून 2007 में लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ कानून अधिकार देता है कि वह इस जंगल पर जो चाहे उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा, खानों की खुदाई और बांधों का जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ये इसका कहने का मतलब है कि जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। उसके बाद खानों की खुदाई और बांधों का जंगल खत्म होता जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं परिवार देख लेते हैं। परिवार के बारे में आप सभी से ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा बताइए। एकल परिवार कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जैसे ये माँ ये बाप उनके बच्चे एकल परिवार में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी जब पेडागोजी पूछी जाएगी तो उसमें अगर कह देगा कि सबसे ज्यादा बच्चा एकल परिवार में सीखने को पाता है या फिर संयुक्त परिवार में, तो आप सभी लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार में बच्चा सबसे ज्यादा सीखने को पाता है, एकल परिवार में नहीं। क्योंकि एकल परिवार में किसे किसे सीखेगा, मम्मी पापा से, उसका ज्यादा विकास एकल परिवार में नहीं होता है जितना संयुक्त परिवार में होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, उससे तरह तरह से लोग, जैसे एकल परिवार में ऐसा हुआ मम्मी पापा और वो उसके भाई बहन, बस 1-2 लोग। और जो संयुक्त परिवार हो गया तो कम से कम 8, 10, 12 लोगों का परिवार होगा,
हर लोग से एक तरह की उसको लैंग्वेज, एक तरह से उसको अलग अलग तरीके, कुछ उनको अलग से बनाना आ रहा है, कुछ उनको आ रहा है, वो देख रहा है सीख रहा है, कुछ वो अलग तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ वो अलग तरीके से पढ़ा दे रहे हैं, कुछ वो अलग तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। तो बच्चा सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार से अच्छे से सीखता है। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा बुआ बच्चे होते हैं, या नाना नानी मामा मम्मी और बच्चे होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं बछेंद्री पाल। ये बछेंद्री पाल है, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में ही एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी ये। उसके बाद देख लेते हैं 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ठीक, ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। उसके बाद देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कर्डम मल्लेश्वरी के बारे में देख लेते हैं। ये जो कर्डम मल्लेश्वरी है ये एक वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। वहां पे बाल ऊपर के साइड खड़े रहते थे। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसिफिक थे। वहां एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट बनता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता और कागज गीला करना पड़ता था। वहां कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पे बाल हमेशा ऊपर के साइड खड़े ही रहते थे, इसलिए वहां पे कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करिए आप सभी लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।